अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल है? सब खैरियत से हैं? वेल डन, दैट्स गुड। अच्छा बच्चों, आज का टॉपिक है हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन निहायत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आप ऐसे समझें कि जो चैप्टर हमने शुरू किया हुआ है मोशन एंड फोर्स का, ये चैप्टर उसकी जान है। प्रोजेक्टाइल मोशन में से क्वेश्चन आने के बहुत सारे चांस होते हैं। अच्छा, ये है क्या प्रोजेक्टाइल मोशन? ये आपको ऑलरेडी पता है, आपने कई बार प्रोजेक्टाइल मोशन करवाई है, की है, सर है क्या फिर भी? अच्छा देखो बच्चों, ये एक मार्कर है। आपको समझ नहीं आ रही, मैं ऐसे मार्कर आपको मार देता हूं तो क्या होगा? मार्कर ऐसे जाएगा और अल्टीमेटली गिर जाएगा। तो सर इसने क्या किया? प्रोजेक्टाइल मोशन की। अच्छा, अगर आप छत से खड़े होके पत्थर फेंकते हैं जमीन पर गली में अपनी, तो वो क्या है? प्रोजेक्टाइल मोशन है। अच्छा सर, ये गुलेल लेके उस गुलेल के अंदर पत्थर डाल के मैंने ऐसे उसको हिट कर दिया कहीं पर भी, तो वो क्या है? प्रोजेक्टाइल मोशन। अच्छा सर, मेरे अब्बा आर्मी में हैं और वो एक बुलेट फायर करते हैं गन के अंदर, तो वो क्या है? वो भी प्रोजेक्टाइल मोशन। ओ यार, इतनी सारी प्रोजेक्टाइल मोशन है, तो फिर आपको किस बात की कंफ्यूजन है? तो देखो, प्रोजेक्टाइल मोशन की डेफिनेशन: टू डायमेंशनल मोशन ऑफ अ बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन की क्या पहली प्रॉपर्टी है? पहली प्रॉपर्टी है कि वो टू डायमेंशनल है, दो डायरेक्शन है। सर ये दो डायरेक्शन का क्या मतलब होता है? दो दो डायरेक्शन या टू डायरेक्शन का मतलब है एक बॉडी एक ही वक्त में टू डायरेक्शंस के अंदर मूव करेगी तो वो टू डायमेंशनल बन जाएगी। सर जैसे देखिए, ये मार्कर ऐसे जा रहा है सामने, तो ये तो एक एक्सिस है ना 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 ना, ये एक एक्सिस है, एक डायमेंशन इसकी थोड़ी बात की। अच्छा, अगर मैं मार्कर ऐसे अपवर्ड थ्रो करता हूं तो क्या हो रहा है? ये सामने भी जा रहा है, देखो ना, सामने भी जा रहा है और ये ऊपर भी जा रहा है। दो डायरेक्शन है इसकी, दो डायमेंशन है, तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन। अच्छा सर, अगर आप पत्थर ऐसे नीचे को फेंक देते हैं तो क्या होता है? ये देखो, बॉडी ऐसे मूव करके जाएगी, ये सामने भी जा रही है और किधर जा रही है? नीचे भी जा रही है, तो दो डायरेक्शन हो गई, प्रोजेक्टाइल मोशन है। अच्छा सर, एक मार्कर को आप ऐसे फॉल कर दिए, देखो भी गौर से, ये टू डायमेंशन थी ना 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 ना, ये वन डायमेंशन की थी, एक डायरेक्शन थी, कौन सी थी? सिर्फ वर्टिकल, डाउनवर्ड। और बात समझ आ गई? तो प्रोजेक्टाइल मोशन में दो डायरेक्शन होना जरूरी है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन है। सर इसके अलावा क्या होना चाहिए? इसके अलावा देखो भाई, एक और वर्ड मैंने क्या लिखा है? कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी। तो ग्रेविटी का एक्सेलरेशन और सर कांस्टेंट, हाँ बिल्कुल यही प्रोजेक्टाइल मोशन। स्पोर्ट्स में आप जितने भी बॉल्स को हिट करते हैं वो प्रोजेक्टाइल मोशन होती है। एक फुटबॉल को आप किक करते हैं और किक किया तो क्या बन गया? प्रोजेक्टाइल मोशन। और अगर आप एक बैट से छक्का ही लगा देते हैं तो सर क्या है? प्रोजेक्टाइल मोशन। टू डायमेंशनल मोशन है और ग्रेविटी के अलावा और कोई नहीं है, ग्रेविटी के अलावा और कोई नहीं है। सर एक बात और है भाई, वो क्या? एयर का है। एयर की तो बात ही नहीं कर रहे आप, वो एयर की फ्रिक्शन होती है ना, उसकी मैंने कोई बात नहीं। भाई सुन लो, प्रोजेक्टाइल मोशन जब भी जहां भी हम पढ़ेंगे इसका क्वेश्चन आता है, एयर फ्रिक्शन को निगलेक्ट कर दिया जाता है। तो सबसे पहला सर इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? एयर फ्रिक्शन को क्या कर दिया? और बोल दो ना, क्यों नहीं बोलते? एयर फ्रिक्शन इज निग्लेक्टेड। और एयर फ्रिक्शन को निगलेक्ट कर दिया। दो ही तो फोर्सेस है कुल मिला के, और ये मैं मार्कर ऐसे फेंकता हूं तो दो फोर्सेस लग रही हैं। ग्रेविटी इसको नीचे को खींचती है और एयर सामने से इसको रोकने की कोशिश करी। सर एयर की छुट्टी, एयर खत्म, नहीं है एयर। ठीक है, हमने एज्यूम किया एयर नहीं है, हाँ ग्रेविटी है। सर ग्रेविटी को भी छोड़ दे ना यार, प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए ग्रेविटी तो बहुत जरूरी है। ठीक है, अब आप देखें, एयर को निगलेक्ट कर दिया, ये प्रोजेक्टाइल मोशन बन गई। अच्छा सर, एक और हमारे जेहन में आ रहा है, रॉकेट। रॉकेट प्रोजेक्टाइल मोशन है ना? बिल्कुल भी नहीं है रॉकेट प्रोजेक्टाइल मोशन, ये याद रहे, रॉकेट प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं है। सर क्यों नहीं है? रॉकेट के अंदर क्या अपनी प्रपल्जन होती है? ग्रेविटी के अलावा एक प्रपल्जन, धकेलने वाली एक फोर्स होती है, उसके अंदर से आग मुसलसल निकलती रहती, और रॉकेट में से आग निकलती रहेगी, वो आगे चलता जाएगा। तो इसका मतलब हुआ रॉकेट प्रोजेक्टाइल नहीं है, क्योंकि हमने प्रोजेक्टाइल उसको कहना है जिसने कसम खाई है। भाई कौन सी कसम खाई है? कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी सर, और नहीं। उसका एक्सेलरेशन ना कोई कम करेगा ना कोई ज्यादा करेगा, कोई इंजन नहीं लगे होगा। अच्छा सर, एरोप्लेन मूव करता है वो भी प्रोजेक्टाइल है? क्या बात करते हो, वो कहां से आ गया? उसमें इंजन नहीं लगा होता, वो क्या अपना एक्सेलरेशन कम ज्यादा नहीं कर लेता? तो कहां से प्रोजेक्टाइल आ गया? वो भी प्रोजेक्टाइल नहीं होगा।
ठीक है। अच्छा, अब प्रोजेक्टाइल में आपको क्लैरिटी होगी कौन से ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टाइल मोशन है। सर एक बुलेट वो प्रोजेक्टाइल है, अभी तो बताया था थोड़ी देर पहले। सर वो कैसे प्रोजेक्टाइल, अभी आपने कहा रॉकेट प्रोजेक्टाइल नहीं है, बुलेट कहां से होगी भाई, है मान लो है। क्या बुलेट में कोई प्रपल्शन सिस्टम है? क्या बुलेट के अंदर से कोई आग उसकी बेटा बैक से निकलती जाए और बुलेट आगे दौड़ती जाए, दौड़ती? ऐसा नहीं है। एक बार गन यानी लॉन्चर होता है ना, गन के अंदर रख के आपने ट्रिगर दबाना है और उसने इनिशियल वेलोसिटी हम देंगे, उससे मूव करेगा। बाद में आप नहीं बदल सकते उसे, उसमें कोई इंजन नहीं लगा हुआ बुलेट के अंदर, कोई उसमें गैसेस बर्न होकर बाहर नहीं निकल रही जैसे रॉकेट में है। सो बुलेट भी प्रोजेक्टाइल मोशन है। अच्छा जी, अब आपके पास एयर फ्रिक्शन को मैंने निगलेक्ट कर दिया। सर एयर फ्रिक्शन निगलेक्ट करने पर क्या होगा, एग्जांपल तो आपको पता चल जाएंगी। ये मैंने एक प्रोजेक्टाइल मोशन की एग्जांपल आपके सामने ड्रा की है। प्रोजेक्टाइल मोशन दो किस्मों की होती है। एक प्रोजेक्टाइल ये है सर, इस प्रोजेक्टाइल को क्या कहेंगे हम, इसको हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल कह सकते हैं। ठीक है, इसका नाम मैंने क्या लिख दिया, ये है आपके पास हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। और समझ आ गई है ना, ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है। अच्छा सर, इस प्रोजेक्टाइल के अंदर क्या होगा, ये बॉल है, ये बॉल की सामने वेलोसिटी है। जरा आप देखो इसकी वेलोसिटी किधर है, डायरेक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में है। तो ये कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रहा है? सर ये तो एक्स एक्सिस है, और ये एक्स एक्सिस है ना, इसका मतलब है शुरू में इसकी वेलोसिटी कौन सी होगी, इसकी वेलोसिटी वी एक्स होगी। और वी एक्स है ना, एक्स वेलोसिटी है ना, तो सर ये तो शुरू है। और यहां से किसी ने फेंका था ना, यहाँ आप छत पे खड़े थे और पत्थर फेंक दिया आपने, है तो इसके साथ मैं इनिशियल भी लगा सकता हूँ, वी आई एक्स। तो भैया अच्छा, क्या ये बॉल यहां से नीचे की जानिब मूव कर रहा है? ना बिल्कुल नहीं, ये सामने की जानिब जा रहा है। और देखो सामने जा रहा है ना, सामने जा रहा है, यहाँ नीचे नहीं मूव कर रहा। सर इसका मतलब क्या हुआ, इसकी यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी y के साथ 0 होगी। भाई y के साथ क्या मतलब सर, सामने जाए तो x, नीचे आए तो y। सर नीचे जा तो रहा है, हाँ जा रहा है, ये आगे जाके जा रहा है, लेकिन मैं आई की बात कर रहा हूँ। आई क्या है, सुनो भाई, आई क्या है, इनिशियल। क्या है यहाँ शुरू में, ये वाला हिस्सा शुरू का है, शुरू में ये नीचे गिर रहा है? भाई नहीं गिर रहा, नहीं गिर रहा ना, वी आई वाई 0 है। हाँ एक्स के साथ जा रहा है, वी आई एक्स 0 नहीं है, इसलिए तो हमने इसको हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल किया। अच्छा आप देखो भाई, वी आई एक्स है, वी आई वाई 0 है। क्या ग्रेविटी है इस दुनिया में? जी सर बिल्कुल है। ग्रेविटी को बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा ये सीधा जाए, ग्रेविटी से नीचे को खींचेगी। तो अब क्या होगा, अब होना क्या है, ये वेलोसिटी ये बन गई वी एक्स, और ग्रेविटी ने देखो अब थोड़ा सा इसमें डाउनवर्ड ट्विस्ट आ गया। अब ये यहां पर है, पहले इधर था, तो कितना डिफरेंस आ गया, इतना। इसका मतलब है बॉल इतना नीचे आ गया, ये बॉल इतना नीचे आ गया जितना इनका डिफरेंस है। तो हमें क्या पता चला, हमें पता चला यहां पर एक वी वाई वेलोसिटी बन गई, वाई वेलोसिटी बन गई, क्योंकि देखो ग्रेविटी ने इसे नीचे खींचा, और ग्रेविटी सबको नीचे खींचती है ना। ठीक है, एक्स सामने को है। अच्छा सर, एक्स वेलोसिटी इसकी कम हुई है ज्यादा हुई? भाई देखो, कभी ऐसा हुआ हो आपकी जिंदगी में ग्रेविटी सामने आ गई हो? सर क्या मतलब ग्रेविटी सामने हो, ग्रेविटी तो नीचे खींचती है ना, मैं जा रहा हूं ग्रेविटी मेरे सामने खड़ी हो गया, मैं नहीं जान देना। भाई नहीं, ग्रेविटी का सामने कोई काम नहीं है, ग्रेविटी नीचे को खींचती है। सामने कौन होता है, एयर। देखो मैं मूव करके जा रहा हूं तो सामने एयर है ना, ये एयर, वो एयर है ना, एक्स वेलोसिटी एयर ने रोकनी, वो एक्स की वेलोसिटी, एक्स एक्सिस जो वेलोसिटी कंपोनेंट है वो किसने कम ज्यादा करना है, एयर ने करना है। और हमने एयर को क्या कर दिया, निगलेक्ट कर दिया। भाई सामने एयर है और उसको निगलेक्ट कर दिया, एक्स की वेलोसिटी बदलेगी? बिल्कुल नहीं बदलेगी, जितनी वी आई एक्स है इतनी बाद में भी वी एक्स है। और अब आप देखिए यहां पर एक बॉडी यही मूव करते हुए इधर आ गई, इसकी एक्स की वेलोसिटी चेंज नहीं हुई। सर क्यों नहीं चेंज हुई, क्योंकि एयर क्या कर दी हमने, निगलेक्ट कर दी। अच्छा अब देखो, पहले ये बॉडी यहां पर थी, अब मूव करके इधर आ गई, इधर आ गई, डाउनवर्ड आ रही है, इसका मतलब वाई कंपोनेंट बन रहा है। सर वाई बन रहा है, सर वाई ये ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ये वाई है और ये एक्स है। तो क्या पता चला, y की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। देखो यहाँ पे मैंने y की लाइन बनाई नहीं, यहाँ y की लाइन नीचे को थोड़ी सी बनाई, यहाँ y की लाइन थोड़ी और ज्यादा बना दी, लेकिन x की वेक्टर, लाइन, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन
सब सेम। अच्छा अब यहां पर देखो भाई, मैं अब दोबारा से Vx लिखा, लेकिन इस वाली लाइन की लेंथ नहीं बदली, लेकिन इसको मैंने थोड़ा सा और बढ़ा दिया। पता क्या चला, एक प्रोजेक्टाइल जैसे जैसे मूव करता है, जल्दी से बताओ क्विकली क्वेश्चन, एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी बदलता है? बिल्कुल नहीं बदलता। वाई कंपोनेंट वेलोसिटी बदलता है? बिल्कुल बदलता है। सर वाई क्यों बदलता है? ग्रेविटी। एक्स क्यों नहीं बदलता? एयर फ्रिक्शन निगलेक्ट। तो हमें क्या बात समझ आई? हमें यहां पे बात समझ आ गई। नेक्स्ट, एयर फ्रिक्शन निगलेक्ट करने से फौरन से क्या पता चला? फौरन से पता चला वी एक्स कंपोनेंट कांस्टेंट। तो बताओ भी एक्सेलरेशन क्या होता है? और वेलोसिटी में चेंज हो तो एक्सेलरेशन आता है ना। वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या होगा? सर जीरो होगा। वो एक्सेलरेशन है जीरो होएगा ना, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है। कौन सा एक्सेलरेशन? सर एक्स कंपोनेंट एक्सेलरेशन। एक्स कंपोनेंट एक्सेलरेशन जीरो होगा। ठीक हो गया। अच्छा सर वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी के बारे में क्या कहेंगे जी? वाई कंपोनेंट वेलोसिटी, ऊपर से नीचे आते हुए वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इंक्रीज हुआ। ये वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है। इस केस में वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इंक्रीज हुआ, और ये एरो मैंने अप लगाया है, ये क्या शो कर रहा है? इंक्रीज। ठीक है। अच्छा सर और क्या? एक्स का एक्सेलरेशन जीरो, तो अब आप हमें बताइए वाई का एक्सेलरेशन क्या होगा? अच्छा वाई एक्सेलरेशन का मतलब है इस वेलोसिटी ने नीचे आना है। क्या वेलोसिटी चेंज हो रही थी? जी बिल्कुल हो रही थी। कौन कर रहा था? ग्रेविटी कर रहा था। तो वाई का एक्सेलरेशन किसके इक्वल आ जाएगा? ग्रेविटी के, जिसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। और कहानी समझ आ रही है? पल्ले पै रही है? अच्छा जी, तो एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकंड है वाई एक्सिस के साथ, और एक्स एक्सिस का एक्सेलरेशन बिल्कुल कितना है? जीरो। और ठीक हो गया। अच्छा जी, अब सर प्रोजेक्टाइल मोशन हॉरिजॉन्टल है, पेपर में क्वेश्चन क्या आ सकता है? आमतौर पर कौन सी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, अभी हम डिस्कस करेंगे विद एग्जांपल। अच्छा उसके बाद देखो दो बातें सर, कौन सी? ये वाला यहां से यहां तक, ये कौन सा एक्सिस है? सर ये एक्स एक्सिस है। तो हम देखेंगे इसके एक्स एक्सिस का ये डिस्टेंस कितना है, इसे रेंज कह सकते हैं। यहां से ऑनवर्ड कितनी दूरी पे जाके गिरेगा, यहां से फेंकेंगे एक्स के साथ कितना गिरेगा, और ये वाई हाइट है। हाइट कितनी होगी इसका, इसको मैं वाई भी कह सकता हूं और हाइट भी कह सकता हूं। तो दो बातें अभी हमने देखनी यहां पर, एक ये पत्थर कितनी दूर जाके गिरेगा यानी इसकी रेंज एक्स, और एक वाई हाइट कितनी होगी। तो अब आप देख लो भाई, देख लो क्या एक्स का फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा, एस इज इक्वल टू वी मल्टीप्लाई टी। जरा बताओ एस इज इक्वल टू वी टी कब अप्लाई किया जाता है? इससे पिछले लेक्चर के अंदर आपको ये बात सारी समझाई थी इक्वेशन ऑफ मोशन में। देखें जाके इक्वेशन ऑफ मोशन का चैप्टर, उसका जो टॉपिक किया था। अच्छा अब इसमें देखें वी एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी हम ले सकते हैं, वो पता है ना आपको एवरेज। तो सर यहां पर हमें क्या फाइंड करना है? एक्स फाइंड करना है। मैंने एस को एक्स लिख दिया, और सर वी को क्या लिखेंगे? याद रखो भाई, जैसा डिस्प्लेसमेंट ऐसी वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी में पक्का रिश्ता है, उनका पक्का रिश्ता बना दिया हमने। क्या? जैसा डिस्प्लेसमेंट वैसी वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट कौन सा? एक्स। तो वेलोसिटी ने कसम खाई है मैंने एक्स वाले ही आना, और मैंने कोई नहीं आना। तो डिस्प्लेसमेंट कौन सा? एक्स है, तो वेलोसिटी कौन सी होगी? सर वेलोसिटी भी एक्स ही होगी। और सर एक्स वेलोसिटी तो बदलती ही नहीं, ये देखो वी एक्स कॉन्स्टेंट है। सर वी आई एक्स भी वही, वी एक्स भी वही, ये सारे वही हैं। तो मैं यहाँ पे वी आई एक्स लिख सकता हूँ, क्योंकि सर वेलोसिटी बदलती नहीं। यहाँ एवरेज वेलोसिटी होती है, जब वेलोसिटी ना बदले तो उसकी एवरेज वैल्यू भी वही होती है। ये बात आपको पिछले मैंने लेक्चर में बताई थी। और ये आपके पास टाइम टी आ गया। जब भी हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, सर कौन सा प्रोजेक्टाइल? सुन लो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, ऐसे मारना किसी को। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में एक्स फाइंड करना है तो कौन से फार्मूले से फाइंड करेंगे? इस फार्मूले से फाइंड करेंगे। और कोई गाल समझ आ गई है तो एक्स क्या हो जाएगा? वी मल्टीप्लाई टी बनेगा। ठीक है। अच्छा तो सर ये हाइट कैसे निकालेंगे? हम हाइट निकालनी है तो दोबारा से एक फार्मूला अप्लाई कर लें। सर कौन सी इक्वेशन अप्लाई करें हम? ये इक्वेशन अप्लाई कर देते हैं, 1/2 a और टी स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट कौन सा अब आपके पास? h है यानी y डिस्प्लेसमेंट है ना। तो अब आप क्या कर दें, y डिस्प्लेसमेंट है, इसको मैंने ये y लिखा। अभी अभी मैंने एक रिश्ता बनवाया था, क्या?
जैसा डिस्प्लेसमेंट वैसी वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट y है तो बोलो भाई, बोलते क्यों नहीं, वेलोसिटी कौन सी होगी, y। और इनिशियल है ना, इनिशियल y वेलोसिटी, ये देखो इनिशियल वेलोसिटी y कितनी है, 0। सर ये 0 होगी और ये t प्लस 1/2। एक्सेलेरेशन g आ जाएगा t स्क्वायर। और एक्सेलेरेशन ये देखो g है ना, x तो है ही 0 ना, इसकी कहानी खत्म। सर ये 0 हो गया। अब आपके पास क्या बन जाएगा, ये y इज इक्वल टू 1/2 जी टी स्क्वेयर। वो कहानी समझ आ गई है। तो दो डिस्प्लेसमेंट, एक x और एक y, दोनों हमने फाइंड कर लिए। ठीक है। अच्छा भाई, कितनी देर में, दो क्वेश्चन हुए क्या, x एक्सिस के साथ प्रोजेक्टाइल कितना डिस्टेंस कवर करेगा, x इज इक्वल टू वी मल्टीप्लाई टी, वेलोसिटी कौन सी होगी, x वाली। दूसरा, कितनी हाइट से प्रोजेक्टाइल गिरा, ये हाइट फाइंड कर ली। तीसरा, कितनी देर के बाद ये जमीन से गिरेगा, कितनी देर के बाद जमीन पे जाके कहीं टकराना है ना इसने। बाद अब टाइम भी तो पूछा जा सकता है ना, तो टाइम इसी फार्मूले से निकाल सकते हैं। सर क्या मतलब टाइम का, यहां से पत्थर फेंका, कितनी देर में ये जमीन पे जाके गिरेगा, ये टाइम वो पूछा जा सकता है। तो यहां से टाइम 2 डिवाइड, इधर मल्टीप्लाई, जी मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड, अब पास टाइम आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपके सामने लिख रहा हूं, ये देखो 2 डिवाइड, इधर जाके मल्टीप्लाई, ये क्या बन गया, 2y इज इक्वल टू, ये आ गया g और ये टी स्क्वायर, जी मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, तो 2y डिवाइड बाई जी और टी स्क्वायर। दोनों साइड पे आप स्क्वायर रूट ले लें, स्क्वायर रूट लेने के बाद ये स्क्वायर रूट आ गया। और तीन पैरामीटर पूछे जा सकते हैं, मैंने तीनों बता दिए। नेक्स्ट डायग्राम देखें, ये आपके सामने एक और मैंने प्रोजेक्टाइल, इसे आमतौर पर ओब्लिक प्रोजेक्टाइल कहते हैं, तिरछा, और तिरछा जा रहा है ना, ठीक है। अच्छा ये सारी बातें छोड़ें, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपके सामने लिखे हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन में एमसीक्यू बन सकता है। देखो भी, प्रोजेक्टाइल मोशन हो जो भी, उसमें क्या क्या कांस्टेंट रहेगा, जी की मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगी, एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी या स्पीड कांस्टेंट होगा, टोटल एनर्जी कांस्टेंट होगी, तीन पैरामीटर नहीं बदलेंगे। और समझ आ गई, तीन पैरामीटर बदलेंगे भाई, नहीं बदलेंगे। जी कांस्टेंट, वी एक्स, एक्स कंपोनेंट, टोटल एनर्जी। अच्छा बदलेगा कौन, कौन सी क्वांटिटीज बदलेंगी, देखो स्पीड बदलेगी, वेलोसिटी भी बदलेगी, वाई कंपोनेंट भी बदलेगा, मोमेंटम भी बदलेगा, काइनेटिक एनर्जी बदलेगी, पोटेंशियल एनर्जी बदलेगी, एंगल भी बदलेगा। ये सारे पैरामीटर चेंज होंगे। पैरामीटर, इनकी मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगी। क्या भाई, इनकी मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगी, ये बात याद रखना है, फौरन अपने ज़हन में बिठा लें। अब आप इधर आ जाते हैं, ये यहाँ की एक्सप्लेनेशन भी ऑलमोस्ट ऐसी है जैसे पहले थी। ये प्रोजेक्टाइल कौन सा है, ओब्लिक प्रोजेक्टाइल, तिरछा। सर इसका मतलब है यहाँ पर इसका कोई एंगल भी होगा, जी बिल्कुल एंगल होगा। इसका मतलब है इसकी कोई वेलोसिटी है, वो तो पहले भी थी ना, तो वेलोसिटी। अब आप यहाँ पे ड्रा करते हैं, एक टेंजेंट ड्रा करते हैं, ये एक वेलोसिटी का कंपोनेंट, शुरू में वेलोसिटी है ना यहाँ पे, तो इस वेलोसिटी को वी आई और वी आई में लिख देता हूं। इनिशियल वेलोसिटी है, वी आई आ गई। अच्छा सर, वेलोसिटी वेक्टर होने की वजह से इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, हाँ जी इसके दो कंपोनेंट बनेंगे। ये ऐसे आप दो कंपोनेंट बना सकते हैं। एक कंपोनेंट कौन सा होगा, ये कंपोनेंट होगा वी आई एक्स और ये कंपोनेंट होगा वी आई वाई। और बात समझ आ रही, तो वी आई एक्स और वी आई वाई ये क्या होंगे, मैं यहीं पे लिख देता हूं। ये देखो वी आई एक्स आपके पास है वी आई कॉस थीटा, और वी आई वाई क्या है सर, वी आई वाई है वी आई साइन थीटा। तो ठीक हो गया ना। अच्छा देखो, जैसे पहले बताया था, जैसे जैसे ये बॉडी अप जाएगी, ऊपर को जाएगी, तो रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा, जैसे जैसे अप जाना है तो इसकी वेलोसिटी कौन सी वाली, वर्टिकल वेलोसिटी डिक्रीज होगी, वी वाई की वेलोसिटी डिक्रीज होगी। सर एक्स वेलोसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, मैंने पहले बताया था, एक्स वेलोसिटी नहीं बदलेगी, नहीं बदलेगी। सर क्यों नहीं बदलेगी, क्योंकि एयर को निगलेक्ट कर दिया था, इसकी एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। तो समझ आ रही, यहां तक सर ये ऊपर जाते जाते हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच जाएगा, कौन से पॉइंट पे, इस पॉइंट पे। इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, टॉप ऑफ द फ्लाइट कह सकते हैं, टॉप ऑफ द फ्लाइट। एक बॉडी इधर जाएगी तो यहां पर भी क्या होगा, यहां पर भी एक्स कंपोनेंट नहीं बदलेगा, और एक्स कंपोनेंट नहीं बदलेगा, वाई कंपोनेंट चेंज होगा। सर वाई कंपोनेंट किधर को होगा, डाउनवर्ड होगा। इसकी ग्रेविटी यहां पर किस साइड पे एक्ट करेगी, ग्रेविटी, ग्रेविटेशन एक्सलेशन किधर एक्ट करेगा, सर इस पे ग्रेविटेशन एक्सलेशन डाउनवर्ड।
यहाँ पे भी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन किधर एक्ट करेगा, डाउनवर्ड। और वेलोसिटी टेंजेंट के साथ होगी, ये देखो इस पॉइंट पे मैंने टेंजेंट ड्रा किया, यहां पर होगा इधर ऐसे टेंजेंट होगा वेलोसिटी का, यहां पर होगा इधर ऐसे टेंजेंट होगा वेलोसिटी का, तो ये वेलोसिटी का टेंजेंट। तो यहाँ वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी दोनों के दरमियान में एंगल कितना आ गया, 90। तो मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पता चल गया भाई, सुन लो। एट द टॉप ऑफ द फ्लाइट वेलोसिटी और ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन के दरमियान में एंगल 90 होगा। अच्छा बच्चे, यहाँ पे उनके जेहन में होता है प्रोजेक्टाइल मोशन के टॉप ऑफ द फ्लाइट पे वेलोसिटी जीरो हो जाती है, बिल्कुल नहीं जीरो होती। तो सर फिर क्या होता है, वाई कंपोनेंट जीरो होता है। देखो इसका वाई कंपोनेंट, वेलोसिटी को अप थ्रो किया था, इसका इतना वाई कंपोनेंट है, यहां पर आप जाएंगे इसका वाई कंपोनेंट कम हो जाएगा, वाई कंपोनेंट डिक्रीज। जैसे जैसे एक बॉडी ऊपर जाती है तो स्लो होती है ना, तो ऊपर वाई एक्सिस है, उसकी वाई वेलोसिटी कम होगी, और वाई वेलोसिटी कम होगी, कम होती होती इस जगह पर आके क्या बनेगा, इस जगह पर आके वी वाई जीरो होगा। सर वी एक्स बदलेगा ना जी ना, वो नहीं बदलेगा, वाई जीरो होगा। तो फिर नेट वेलोसिटी क्या होती है, सर नेट वेलोसिटी तो दो होती है, एक वी एक्स होती है और एक वी वाई, तो यही है ना, वी एक्स आई और ये वी वाई जे। तो हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर टॉप ऑफ द फ्लाइट पर कौन सी वेलोसिटी जीरो होगी, वी वाई जीरो होगी, ये जीरो होगी। तो नेट वेलोसिटी क्या बन जाएगी, वो बनेगी आपके पास वी एक्स और ये आई। तो वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर वी एक्स की इक्वल होगी, वी वाई जीरो होगा हाईएस्ट पॉइंट पे, वेलोसिटी जीरो नहीं होगी, सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड अपना खोएगा, छोड़ेगा, जीरो करेगा, वेलोसिटी वहां पे रहेगी। अच्छा सर अगर वेलोसिटी यहां पर है, ठीक है, एक्सेलरेशन इधर है, दोनों में एंगल फिर क्या बना, 90 बना आपके सामने। अच्छा उसके बाद अब यहाँ पे ये रिवर्स कर रहा है, वापस आ रहा है। सर वापस आ रहा, जे की वैल्यू हमेशा डाउनवर्ड होगी, जे की वैल्यू ने नहीं बदलना। सर जी की वैल्यू इधर क्या होगी, डाउनवर्ड, जी की वैल्यू डाउनवर्ड, जी की वैल्यू डाउनवर्ड, जी की वैल्यू डाउनवर्ड, हर जगह डाउनवर्ड होगी जी की वैल्यू। अच्छा अब उसके बाद चेंज क्या होगा, एक्स की वेलोसिटी नहीं बदलेगी, मैंने पहले बताया एक्स की वेलोसिटी बदलेगी, सर नहीं बदलेगी, इतनी ही एक्स की वेलोसिटी इधर भी, इतनी एक्स की वेलोसिटी इधर भी, इतनी ही एक्स की वेलोसिटी इधर भी, हर पॉइंट पे एक्स की वेलोसिटी सेम रहेगी, वी एक्स कांस्टेंट है। ये देखो सारा काम ही खत्म कर दिया, वी एक्स है मैग्नीट्यूड में क्या है, कांस्टेंट है, और डायरेक्शन में भी यहाँ पर कांस्टेंट है, हर एक में इसकी डायरेक्शन भी सेम है। तो हमें इन सारी बातों से पता चला, ऊपर जाते हुए नीचे आते प्रोजेक्टाइल मोशन में वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट बदलता रहता है, एक्स कंपोनेंट नहीं बदलता। जी की वैल्यू उसकी मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होती है 9.8, और आमतौर पर ये नेगेटिव लेते हैं, नेगेटिव, ठीक हो गया। अब इसकी फाइनल वेलोसिटी, तो सर फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, मैं यहाँ पे लिखता हूँ वी एफ, वाई लेना है, ये वाई, और ठीक हो गया ना। तो आपके पास क्या होता है, फर्स्ट इक्वेशन लगा रहा हूं ना, ए और टी, फर्स्ट इक्वेशन। अच्छा फाइनल वाई वेलोसिटी है, तो यहां पर भी मैं क्या लिखूंगा, वाई लिखूंगा, और एक्सेलरेशन क्या लिखूंगा, जी। एक ऑब्जेक्ट ऊपर को जा रहा है, अब इसके एक्सेलरेशन को हम क्या कहेंगे, यहां पर नेगेटिव ले लेंगे, ये एक्सेलरेशन के लिए नेगेटिव है। वी आई की वैल्यू यहां पर रिप्लेस कर दें, आपके पास आ जाएगा ये वी आई साइन थीटा है, इस वी आई वाई की जगह लगाएं, ये बनेगा वी आई साइन थीटा माइनस जी टी। मैंने ये क्या किया, सुनो भाई दोबारा, वी आई वाई ये वैल्यू इस जगह रिप्लेस कर दी, यह बन गया, और वी एफ वाई वी आई साइन थीटा माइनस जी टी बन गया। अच्छा दोनों वेलोसिटियों का अगर आप कंबाइन करके टोटल करना है, तो अब इनका टोटल वेलोसिटी का कंपोनेंट क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी अगर आपने लेनी है, दो वेलोसिटीज होंगी, एक वी एफ एक्स होगा, एक वी एफ वाई, स्क्वायर लेके ये। सर ये क्या किया, आपको पता वेलोसिटी वेक्टर है ना, तो वेक्टर्स का सम कैसे करते हैं उनकी मैग्नीट्यूड में, एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर, वाई कंपोनेंट का स्क्वायर, और उनके सर पे स्क्वायर रूट लगाना है। वेक्टर्स को ऐसे हम टोटल करते हैं, उनकी मैग्नीट्यूड करते हैं, ये आ गया। तो अब हमने इसका एनालिसिस करते हैं, मैंने जैसे अभी बताया था, एनालिसिस में इस सारे पर क्वांटिटीज क्या क्या चेंज हो रही हैं, ये मैंने आपके सामने बनाई है।
मैंने डिस्प्लेसमेंट टाइम के ग्राफ दो बनेंगे, एक्स और वाई, वेलोसिटी के भी दो ग्राफ और एक्सेलरेशन के भी दो ग्राफ, एक एक्स के और एक वाई के। सबसे पहले एक्स और टी ग्राफ देखें, एक्स डिस्प्लेसमेंट और टाइम। अच्छा आप जरा गौर से देखें, मैंने एक ऑब्जेक्ट, एक्स डिस्प्लेसमेंट कौन सा है, यहां से यहां तक, ये एक्स डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। जब मैंने एक ऑब्जेक्ट को फेंका तो क्या होगा, ये मूव करके जा रहा है, एक्स डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, यही करेगा ना एक्स डिस्प्लेसमेंट। जरा एक्स डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला देख लें, एक्स डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला होता है v मल्टीप्लाई टी, वी आई एक्स, यही एक्स डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला थोड़ी देर पहले बताया था आपको। अच्छा अब ये देखो, ये वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, और वेलोसिटी कांस्टेंट है, सर कांस्टेंट को छोड़ दें, पीछे टाइम, डिस्प्लेसमेंट और टाइम एक दूसरे के क्या बन गए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सर जिस तरह टाइम होगा ऐसे ही डिस्प्लेसमेंट होगा, जिस तरह टाइम होगा ऐसा ही डिस्प्लेसमेंट होगा, तो इसका मतलब ये हुआ डिस्प्लेसमेंट और टाइम एक तरह, एक जैसे, एक दूसरे को फॉलो करेंगे। डिस्प्लेसमेंट और टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन का ग्राफ क्या होता है, स्ट्रेट लाइन। देखिए जी मैंने एक स्ट्रेट लाइन बना दी, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो प्रोजेक्टाइल मोशन का एक्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। सर अब वाई डिस्प्लेसमेंट ग्राफ क्या होगा, तो आप देख ले वाई को, और वाई को देख लेना, क्या है वाई, वाई डिस्प्लेसमेंट, वाई ऊपर को जा रहा है, ये देखें वाई डिस्प्लेसमेंट, ये एक्स ये था, एक्स इधर को, वाई डिस्प्लेसमेंट ऊपर को, और वाई ऊपर की होता है ना, तो ये वाई डिस्प्लेसमेंट अप जा रहा है, पहले अप जा रहा है वाई, और उसके बाद वाई किधर को आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट कम, पहले डिस्प्लेसमेंट वाई की तरफ इंक्रीज हो रहा है और उसके बाद वाई डिस्प्लेसमेंट कम होता जा रहा है, ये देखो कम होता जा रहा है, अब वाई इतना है, ठीक है। तो वाई डिस्प्लेसमेंट बदल रहा है। अब इसका y डिस्प्लेसमेंट देखो, y डिस्प्लेसमेंट देखें, ये y एक्सिस है, पहले y डिस्प्लेसमेंट y इतना है, फिर उसके बाद y इतना चला गया, फिर उसके बाद ये बॉडी नीचे आ गई, y यहां से यहां तक है, अब y इतना है, अब y खत्म है। तो y पहले इंक्रीज हो रहा है और उसके बाद y डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज हो रहा है, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, जिस तरह की ये शेप है, लीजिए जी, x डिस्प्लेसमेंट भी हो गया और y। अब आप देखें x डिस्प्लेसमेंट और y, अब आपको इसकी वेलोसिटी लेनी है, वेलोसिटी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ याद आया आपको, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या होता था, एक्सेलरेशन, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप वो एक्सेलरेशन होता है ना, एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। अच्छा तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप क्या था, वेलोसिटी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या था, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप क्या था, बोल दो, वेलोसिटी। अच्छा जी, तो इसका स्लोप यहां पे ये देखिए जी, स्लोप होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, ठीक है। तो इसका परपेंडिकुलर और बेस, ये स्लोप कांस्टेंट है, हर स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट होता है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन का स्लोप 0, और इसके अलावा स्लोप जो भी है कांस्टेंट, स्लोप कांस्टेंट है तो मैं क्या कहूंगा, इसकी कांस्टेंट वेलोसिटी होगी। और अब आप याद करें प्रोजेक्टाइल मोशन में एक्स वेलोसिटी क्या थी, कांस्टेंट थी, एक्स कंपोनेंट वेलोसिटी कांस्टेंट थी, ठीक हो गया। वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट हम देखते हैं, एक ऑब्जेक्ट जैसे से नीचे से ऊपर जा रहा है तो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, पहले वेलोसिटी ज्यादा है, सबसे ज्यादा वेलोसिटी कहां पर है, इधर वेलोसिटी सबसे ज्यादा है, ऊपर जाने पे उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हुई। सर इसका मतलब है वेलोसिटी शुरू में ज्यादा थी, तो हम क्या करेंगे, हम कहीं ऊपर हाइट के ऊपर, ज्यादा डिस्टेंस के ऊपर, यहाँ पे ज्यादा डिस्टेंस पे पॉइंट लगाएंगे। और सर शुरू में वेलोसिटी ज्यादा थी, जैसे जैसे ऊपर क्या वेलोसिटी कम होगी, तो सर बाद में वेलोसिटी कम होना शुरू होगी और कम होती होती यहाँ पर पहुंची, समझाई। और फिर हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच के डाउनवर्ड आएगी, वेलोसिटी बढ़ना शुरू हो जाएगी अपोजिट डायरेक्शन में, देखो अपोजिट डायरेक्शन में, तो अपोजिट डायरेक्शन में तो इसी को आप इधर नीचे लेके जाए, तो ये वेलोसिटी का और टाइम का ग्राफ बन गया। अब हम एक्सेलरेशन का लेते हैं, एक्सेलरेशन को पहले ही पता है आपको, मैंने बताया था एक्स वेलोसिटी कांस्टेंट, तो एक्स का एक्सेलरेशन, एक्स वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्स एक्सिस में एक्सेलरेशन 0, तो ये बनेगा 0।
अब ए वाई क्या बनेगा, वाई वेलोसिटी और उससे एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन यहां पर किधर है, डाउनवर्ड, इधर भी एक्सेलरेशन डाउनवर्ड, यहां भी एक्सेलरेशन ग्रेविटी का डाउनवर्ड, हर पॉइंट पे एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी डाउनवर्ड है। तो जैसे आपने इसे अप फेंका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है और जी की वैल्यू -9.8 मीटर पर सेकंड है, तो मैं -9.8 मीटर पर सेकंड कहां पर लगा दूंगा, इधर नीचे लगा देता। तो ये बनेगा जी की वैल्यू माइनस आ गई 9.8। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं इसमें से चंद और इंपॉर्टेंट बातें, यहां पर कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और फार्मूलाज कौन कौन से होंगे। एक प्रोजेक्टाइल को ऐसे मैंने फेंका, हाईएस्ट पॉइंट टॉप ऑफ द फ्लाइट पे सम टाइम मोमेंटम आता है, काइनेटिक एनर्जी आता है, पोटेंशियल एनर्जी आता है। ये तीन बातें टॉप ऑफ द फ्लाइट पे पूछी जाती हैं। इसके अलावा एक्सेलरेशन पूछा जाता है और वेलोसिटी या स्पीड पूछा जाता है। ये पांच बातें बन गई कहां पर, एट द टॉप ऑफ द फ्लाइट। मैंने कौन कौन सी बताई हैं, देखें भाई, हाईएस्ट पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी किसकी इक्वल होगी, मैंने थोड़ी देर पहले बताया, इसकी वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड vx की इक्वल होगी। इसका हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर एक्सेलरेशन किसकी इक्वल होगा, ग्रेविटी की इक्वल होगा और वो डाउन डायरेक्शन में होगा। हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर इसका मोमेंटम क्या होगा, इसका मोमेंटम हाईएस्ट पॉइंट पे मोमेंटम का फार्मूला mv और ये cos थीटा, ये मोमेंटम है। ये कहां पर है, हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर एट द टॉप। अच्छा सर, काइनेटिक एनर्जी क्या हो सकती है हाईएस्ट पॉइंट पे, टॉप ऑफ द फ्लाइट पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, मैं यहां पर काइनेटिक एनर्जी लिखता हूं। वो काइनेटिक एनर्जी क्या है, 1/2 mv² और ये cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये काइनेटिक एनर्जी। सर ये काइनेटिक एनर्जी कहाँ है, इसके टॉप के ऊपर है। तो आप 1/2 mv², इस सारे को आप क्या कह सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी कह सकते हैं, और ये cos स्क्वायर थीटा। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो सकती है, बस आपने क्या करना, फार्मूला यही रहेगा, बदलना नहीं है। आपने काइनेटिक एनर्जी का पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कर देना है और यहाँ पे टॉप लिखना है। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी ही रहने देता है और कॉस स्क्वायर की थीटा की जगह साइन स्क्वायर थीटा लगा लेंगे। तो ये टॉप ऑफ फ्लाइट पे पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला भी काइनेटिक एनर्जी की टर्म्स में ही है आसानी के लिए। काइनेटिक एनर्जी, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, मोमेंटम, ये पांच पैरामीटर पूछे जाते हैं एट द टॉप ऑफ फ्लाइट पे। सर और कौन कौन से फार्मूलाज हो सकते हैं, एक हो सकता है हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल, एक होता है टाइम ऑफ द फ्लाइट। अच्छा, हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल क्या मतलब, सर ये प्रोजेक्टाइल कितनी हाइट तक जाएगा, ये फार्मूला क्या है, vi² साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई क्या आ गया, 2g। ये हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल है। हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल सर किस पे डिपेंड करती है, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल थीटा पे डिपेंड करती है। भाई बताओ, साइन थीटा है, साइन कब मैक्सिमम होता है, सर साइन थीटा की वैल्यू 90 और साइन 91 होता है ना, साइन 91 होता है, तो इसका मतलब है थीटा 90 मैक्सिमम होगा, साइन 90 इसी पे वैल्यू 1 होगी, तो हाइट इज मैक्सिमम एट एंगल 90। ठीक हो गया। उसके बाद हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल के बाद आपके पास आ जाएगा टाइम ऑफ द फ्लाइट, 2vi साइन थीटा और कितने जी, और सिर्फ एक ही जी है ना। अच्छा, 2vi साइन थीटा और जी, ये टाइम ऑफ फ्लाइट है सर, टाइम ऑफ फ्लाइट। और देखो अब फ्लाई करते हैं और यहाँ से किसी और कंट्री में जाना हो, ऊपर जाना है अपने प्लेन से और वापस भी तो आना है ना, कि ऊपर ऊपर ही जाना, अल्लाह ना करे ऐसा ना हो, ठीक है, वापस आए आप। तो ये 2vi साइन थीटा जी कौन सा टाइम है, यहां से प्रोजेक्टाइल का हाईएस्ट पॉइंट पे जाने का और फिर वहां से किधर आने का, नीचे आने का, दोनों टाइम। सर अगर जाने जाने का मूड और वापसी का दिल ना हो हमारा, ठीक है, फिजिक्स बड़ी तंग है, हम इससे बहुत तंग है, तो आप इस 2 को खत्म कर दें, ये आपके पास आ गया t इज इक्वल टू vi साइन थीटा ओवर जी। अब दोनों फार्मूला में फर्क को, ये टाइम ऑफ फ्लाइट है, ठीक है, फ्लाइट में अप जाना भी और डाउन आना दोनों होगा। ये टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट है, ठीक है, ये असेंडिंग टाइम है, सिर्फ ऊपर जाने का टाइम है। यहाँ पे टी वी आई साइन थीटा ओवर जी सिर्फ अप जाने का टाइम या डाउन आने का टाइम, वी आई साइन थीटा ओवर जी, ठीक है, अप जाने या डाउन आने का, असेंट और डिसेंट का टाइम क्या होगा, वी आई साइन थीटा ओवर जी, ठीक है, और ये टाइम ऑफ फ्लाइट का होगा। और ये टाइम भी मैक्सिमम कौन से एंगल पर होगा, थीटा 90, क्योंकि साइन आता है ना और साइन 90 पे मैक्सिमम होता है,
तो टाइम ऑफ द फ्लाइट 90 एंगल पर मैक्सिमम। अच्छा सर, इसके अलावा क्या हो सकता है? रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल का फार्मूला वी आई स्क्वेयर साइन 2 थीटा ओवर कितने जी? और सिर्फ एक ही जी है, आर वी आई स्क्वेयर साइन 2 थीटा ओवर जी। रेंज कौन से एंगल पे मैक्सिमम होती है? आपको पता है साइन कब मैक्सिमम होगा और साइन कब मैक्सिमम होगा? साइन मैक्सिमम होता है 1 साइन 2 थीटा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1। साइन को दूसरी साइड पर ले जाएं, 2 थीटा, ये बनेगा साइन इनवर्स ऑफ दी 1। साइन इनवर्स क्या होता है? 90 होता है, तो इसको आपने 90 लिखा। ये 2 मल्टीप्लाई है, इस साइड पर आके डिवाइड हो गया, तो ये आपके पास आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू 90 डिवाइड बाई 2 45। तो रेंज कब मैक्सिमम होती है? 90 पे नहीं होती, 45 पे होती है। रेंज 45 पे मैक्सिमम होती है। अच्छा भाई, और याद रखो क्या क्या सर, क्या हर वो दो एंगल जिनका सम 90 होता है उन पे रेंज इक्वल होगी। क्या मैंने कहा? बोलो ओ बोलो। हर वो दो एंगल जिन पर रेंज इक्वल होगी वो कौन से हैं? सर वो एंगल जिनका सम 90 हो जाए। 30 और 60 दोनों का सम 90, रेंज इक्वल। 20 और 70 दोनों का सम 90, रेंज इक्वल। 10 और 80 दोनों का सम 90, रेंज इक्वल। सर 1 और 89 दोनों का सम 90, रेंज इक्वल। ठीक हो गया? अच्छा सर, और हाइट और रेंज ये 76 एंगल पर इक्वल होते हैं। ठीक है, मैक्सिमम एक हाइट जितनी एक बॉडी अप जा रही है और रेंज, हाइट और रेंज कब इक्वल होते हैं? 76 एंगल के ऊपर ये दोनों सेम होंगे। ठीक हो गया? फिर बच्चों ये 4 फार्मूलाज हैं शॉर्टकट के तौर पर, कुछ पहले आपको बताए हैं, कुछ ये भी याद कर लो ताकि जब हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे आसानी से हो जाए। ये क्या यूज करेंगे? ये हाइट और रेंज है। समटाइम ऐसा होता है वो रेंज की वैल्यू देता है और हाइट पूछ लेता है, हाइट देता है रेंज पूछ लेता है, तो आपको ये फार्मूला पता होगा 4h r tan थीटा, ये दोनों इक्वल है, तब इधर नो टाइम कर लेंगे। इसी तरह हाइट और रेंज है, हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट में क्वेश्चन आए तो आप फिर भी इस फार्मूले से विद इन नो टाइम कर लेंगे, लेकिन आपको ये फार्मूलाज याद होने चाहिए। सुन लो, ये याद होने चाहिए, लगा लो इसको, अच्छी तरह समझ लो। इसी तरह हाइट रेंज हो या हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट हो या रेंज और टाइम ऑफ फ्लाइट हो, तो ये 2r tan थीटा और जी टी स्क्वायर, इससे आप टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज इनको आपस में सोल्व कर सकते हैं। और अगर मैक्सिमम रेंज का पूछा जाए तो रेंज मैक्सिमम रेंज से sin 2 थीटा के साथ रिलेशनशिप होती है। ठीक हो गया? ये आपको मैंने प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में जितनी भी जरूरी बातें हैं वो सारी बता दी हैं। कुछ क्वेश्चन देखें, ये देखें जी। क्वेश्चन है आपको एंगल फाइंड करना है जब हाइट और रेंज इक्वल हो। हाइट और रेंज पूछा है तो फौरन से ये फार्मूला आएगा। देखो हाइट और रेंज इक्वल कर दो आप, तो फार्मूला यही लगाता हूं मैं, हाइट और रेंज इक्वल, हाइट इज इक्वल टू रेंज और ये इक्वल। अब आपके पास देखें हाइट और रेंज इक्वल है, इनको कट कर दे, पीछे ये tan बन गया, ये इस साइड पर लेके आ जाए तो ये बनेगा tan इनवर्स 4 और ये थीटा। tan इनवर्स ऑफ 4 क्या होता है? ये होता है 76। ये रिजल्ट आ गया। सेकंड क्वेश्चन प्रैक्टिस के तौर पर दें, प्रोजेक्टाइल टेक्स 4 सेकंड टू कंप्लीट इट्स फ्लाइट, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है? 4 सेकंड। हाइट कितनी गेन होगी? तो कौन से दो रिलेशन है इसमें? रिलेशनशिप है टाइम का और हाइट का, तो ये देखिए टाइम और हाइट। ये क्वेश्चन टाइम और हाइट से सॉल्व होगा। आपको हाइट फाइंड करनी है, ये देखिए जी, ये टाइम, टाइम की जगह मैं क्या लगाऊं? 4, ये 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8, ये आ गया। ये जी की वैल्यू 9.8 है और ये बन गया 16, 8 2 टाइम्स 16, 9.8 मल्टीप्लाई 2 क्या होगा? 19.6 मीटर। अच्छा अब यहां पर देखें, मैक्सिमम रेंज है प्रोजेक्टाइल की 80 मीटर, रेंज दी है और वो भी कितनी दी है? मैक्सिमम। याद रहे रेंज मैक्सिमम 45 पे होती है। देन टाइम टू कवर दिस डिस्टेंस, तो टाइम और रेंज, तो टाइम और रेंज ये है, ये टाइम और ये रेंज, तो ये वाला फार्मूला होगा। रेंज कौन सी? मैक्सिमम। थीटा खुद से पता चल गया 45, तो ये फार्मूला लगेगा। तो ये फार्मूला क्या बना? 2r, ये tan थीटा बन गया और ये जी टी स्क्वायर, सारी वैल्यूज लगाएं, ये 2 आ गया। r की वैल्यू कितनी है?
रेंज कितनी उसके पास है 80, और टेन थीटा बात उसने कर दी मैक्सिमम रेंज, सर मैक्सिमम 45 पे होती है, तो ये टेन 45 बनेगा जी। 9.8 आप 10 ले सकते हैं अप्रोक्सीमेटली, और जब भी 10 ले फिर मोस्ट क्लोज ऑप्शन टिक करनी है एमसीक्यू में। अब आप यहाँ पे देखिए 10 45 क्या बन जाता है, ये तो 1 बन गया, खत्म। अच्छा जी, ये 0 इससे कैंसिल, 8 2 टाइम कितना बन गया 16 बन गया, 16 और टी स्क्वायर, दोनों साइड पे आप स्क्वायर रूट ले ले, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4 सेकेंड, तो टाइम 4 सेकेंड। इस तरह ये चंद मैंने प्रैक्टिस के क्वेश्चन लिए, और भी बहुत सारे क्वेश्चन लूंगा, लेकिन उसका एक अलग से लेक्चर बनेगा ताकि आपकी थॉरली एक तैयारी हो जाए। ठीक है, आज के लिए ये इतना ही है। कोई प्रॉब्लम हो, कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट्स में लिखे, मैसेज करें, मुझे बताएं ताकि मैं उसको क्लैरिफाई करने की कोशिश करूं। ठीक है, अगर ये सारी मेरी मेहनत आपको अच्छी लगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।